गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर हिस्ट्री का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति का हमारे जीवन में, हमारे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसी क्रांति से हमको कुछ शब्द मिले। हाँ, कुछ शब्द जैसे स्वतंत्रता, समानता, ये इसके पहले लोगों को बिल्कुल नहीं थे। ठीक है ना? तो ये शब्द हमको मिले। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ पर हुई, इसके बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये जो इसमें लिखा हुआ है, शॉर्टकट में है पूरा, इसको अपन देखें। इसमें हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उसमें ब्लू लेटर में लिखा हुआ है, और जो बच्चे हिंदी मीडियम के लिए हैं उनके लिए पर्पल लेटर में लिखा हुआ है। ठीक है? तो 1774 में लुई 16 है ना, लुई 16 जो कि 20 साल की उम्र थी उनकी, और बोरबॉन या बूर्वो, तुम लोगों की बुक में बूर्वो लिखा हुआ है, बोरबॉन राजवंश से थे। ये फ्रांस के सिंहासन पर बैठे। तो जब ये फ्रांस के सिंहासन पर बैठे तो उनको, उनके राज्य का जो खजाना था वो खाली था। फ्रांस जबरदस्त कर्ज के तले दबा जा रहा था, और उसके ऊपर 2 बिलियन लिब्रे तक इसका कर्जा बढ़ा हुआ था। तो समस्या अब ये थी, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि जो भी युद्ध वगैरह चलते रहते थे पुराने समय में, तो फ्रांस जिनके भी जो भी पैसा उसको मिलता था वो सब उसका युद्ध से खत्म हो चुका था, है ना। इनका जो महल था वर्साए में, या इंग्लिश में कहते हैं इसको वार्सिले, वार्सिले में महल था, और उसका राज दरबार था। आप लोगों को मालूम है कि राज दरबार की शान और शौकत रहती है बहुत सारी, तो उसका फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। और इसके साथ में, है ना, क्या क्या चीज़ थी? पहली चीज़ तो युद्ध थी, जिसकी वजह से इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। दूसरा, राजमहल की शान और शौकत बना के रखना था। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि फ्रांस ने अमेरिका के शत्रु उस समय, है ना, उस समय अमेरिका का शत्रु था ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का गुलाम था, ऐसा समझ लो कि ब्रिटेन का गुलाम था अमेरिका। तो 13 अलग अलग उपनिवेश थे अमेरिका में, जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे। तो उनको आज़ाद कराने के लिए फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की थी। अब फ्रांस क्यों अमेरिका हेल्प करने जाएगा भाई? इसलिए जाएगा कि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों की शत्रुता पहले से चली आ रही थी, बहुत लंबे समय से इनकी शत्रुता चल रही थी, और इसीलिए ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका का सपोर्ट किया, किसने? फ्रांस ने। ठीक है ना? तो अब जब ये युद्ध चल रहा था ब्रिटेन के खिलाफ, तो इसको चलाने के लिए फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया। 2 अरब लिब्रे का बोझ पहले से ही चढ़ा हुआ था, 10 अरब का कर्ज इसने और ले लिया, तो 12 अरब लिब्रे का हो गया। तो सरकार ने जिन लोगों से कर्ज लिया था वो ज़्यादा ऊंची ब्याज की दर पर मांग करने लगे थे, हमारा पैसा वापस करो, है ना। तो सरकार की हालत तो वैसे ही बहुत ख़राब थी। तो अब टैक्स बढ़ाना है, बिना टैक्स के बढ़ाए सरकार के पास पैसा नहीं आ सकता। तो सरकार टैक्स कैसे लेगी? तो टैक्स ऐसे लेगी कि एक बैठक की गई, है ना। इसके लिए, इसको समझने के लिए आपको ये इस चित्र को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना। उस समय फ्रांस में 3 स्टेट थे। पहला स्टेट था, स्टेट का मतलब स्टेट वो स्टेट नहीं, स्टेट मतलब राज्य नहीं, है ना। 3 वर्ग थे यहाँ पर, स्टेट का मतलब वर्ग, है ना। पहला वर्ग जो था वो पादरी वर्ग था, या क्लैरगी जिनको कहते हैं। पादरी वर्ग, क्रिश्चियन लोगों में पादरी होते हैं, जो जैसे हिंदुओं में पूजा पाठ करने के लिए पुरोहित होते हैं, मुस्लिमों में मौलवी लोग होते हैं, वैसे ही क्रिश्चियन लोगों में पादरी लोग होते हैं। तो ये पादरी लोग थे जो पहले स्टेट में थे। दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग थे। कुलीन वर्ग का मतलब जो उच्च कुल वाले हैं। कुलीन मतलब जो उच्च कुल वाले। उच्च कुल वाले कौन थे? कि जैसे राजा और उनकी संतानें और उनके परिवार के लोग, है ना, मंत्री लोग जितने भी हैं उनके परिवार के लोग, सेना में जो बड़ी पोस्ट पर हैं उनके लोग, है ना, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, ये सब कुलीन वर्ग के लोग थे। ठीक है ना। तीसरे स्टेट यानी तीसरा वर्ग जो था, इसमें बड़े व्यवसायी थे, व्यापारी लोग थे, अदालती कर्मचारी और वकील थे।
ये इनकी एक कैटेगरी हुई। इनकी दूसरी कैटेगरी थी किसान और कारीगर, और तीसरी कैटेगरी थी छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। ये तीन कैटेगरी थी। किसकी तीन कैटेगरी थी? थर्ड स्टेट के, यानी तीसरे वर्ग की तीन कैटेगरी थी। तो इसको ऐसा सिंपल समझ लो कि पहला वाला वर्ग जो था वो पैसे वाला था, दूसरा वाला किसान कारीगर था, और तीसरा वाला और छोटे किसान, जिनको सीमांत किसान कहते हैं, भूमिहीन मजदूर, नौकर, ये लोग थे। तो अब सबसे बड़ी समस्या मालूम क्या थी? कि इसमें ये जो दो वर्ग थे, जो पादरी वर्ग था और जो कुलीन वर्ग था, ये दोनों किसी भी तरह का टैक्स नहीं देता था। जो भी इस वर्ग में पैदा होता था उसको इनको टैक्स नहीं देना है। ना तो पादरी लोगों को कोई टैक्स देना है, ना कुलीन लोगों को कोई टैक्स देना है। केवल तीसरे स्टेट के जो लोग थे, केवल ये लोग ही टैक्स देते थे। ये चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो तो इस तरह से फ्रेंच सोसाइटी को तीन अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया था। पहले दो के पास सभी विशेषाधिकार थे। पादरी, पादरी का लड़का पादरी होगा, है ना, टैक्स नहीं देगा। जो कुलीन थे, जो वो कुलीन लोग, मंत्री का लड़का मंत्री होगा, सेनापति का लड़का सेना में जाएगा, ऊंची पोस्ट पर जाएगा, उसको कोई भी टैक्स नहीं देना है, ठीक है ना। तीसरे स्टेट में जो लोग थे, तो थर्ड स्टेट के भीतर कुछ लोग अमीर थे, कुछ गरीब थे। तो करों के माध्यम से राजा का वित्त पोषण, राज्य का वित्त पोषण, यानी राज्य को जो कर देते थे, जो टैक्स देते थे, वो अकेले थर्ड स्टेट यानी तीसरे वर्ग के लोगों द्वारा दिया जाता था, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद अगली चीज इसमें आती है, अगला पॉइंट। पहली चीज तो ये आप लोगों को क्लियर हो गई। अब इसका आता है जीने का संघर्ष, जीवन रक्षा के लिए संघर्ष, है ना। जीवन रक्षा के लिए संघर्ष एक्चुअली क्या था? कि फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो 1715 में लगभग 2.3 करोड़ थी। 1715 में, है ना। 1789 में जब क्रांति हुई तब तक आते आते, यानी लगभग ये मान लो कि 75 सालों में, 74-75 सालों में 2.3 से 2.8 करोड़ हो गई, ठीक। तो लगभग 2.25 करोड़ से लगभग 3 करोड़ के आसपास हो गई। तो इसके कारण अनाज उत्पादन में जो हो रहा था, अनाज उत्पादन तो नहीं हो रहा था, तो समस्या आ गई, जनसंख्या बढ़ गई। अब तो अनाज की मांग बढ़ गई, अनाज की कीमतें बढ़ गई, सॉरी। अनाज तो उतना ही पैदा हो रहा था, लेकिन जनसंख्या बढ़ने से अनाज उतना ही पैदा हो रहा था, तो जो ज़्यादा पैसा देगा उसको अनाज मिलेगा। तो इस तरह से कीमतें बढ़ी। कीमतें इसलिए बढ़ती हैं, कीमतें इसलिए बढ़ती हैं कि उसकी मांग बढ़ जाती है, ज़्यादा लोग हो जाते हैं, सामान कम हो जाता है, तो इससे मांग बढ़ती है। जब मांग बढ़ती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वहाँ पर जो लोग खाना खाते थे वो क्या खाते थे? जैसे हम लोग यहाँ रोटी बनाते हैं, मम्मी आप लोगों की रोटी बनाती हैं सुबह शाम, है ना, जाने कितने सालों से रोटियां बना रही हैं। तो वहाँ पर रोटी कोई घर में नहीं बनाता, वहाँ पर ब्रेड खाते हैं लोग, ब्रेड। तो ब्रेड कहाँ पर बनती है? बेकरी में, फैक्ट्रियों में, ठीक है। तो फैक्ट्रियों में और बेकरी में जो ब्रेड बनती है वो ब्रेड मार्केट में बिकती है। तो ये लोग मार्केट से जाकर ब्रेड खरीद कर लाते थे और खाते थे। तो ब्रेड की कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। ज़्यादातर जो लोग थे, मजदूर लोग, वो कारखानों में मजदूरी करते थे, और उनकी मजदूरी कितनी मिलेगी? पर डे का 10 रुपये मिलेगा, 20 रुपये मिलेगा, 50 रुपये मिलेगा, ये उसके मालिक तय करते थे। तो महंगाई बढ़ रही है, यानी ब्रेड की कीमतें बढ़ रही हैं। ब्रेड मान लो 10 रुपये की थी तो अब 15 रुपये की हो गई, 20 रुपये की हो गई। और मैं मजदूरी कर रहा हूँ तो मेरे को पर डे का 10 रुपये मिल रहा है, तो वो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट में ब्रेड की कीमत बढ़ गई। ये समस्या हो गई। तो मैं ब्रेड नहीं खरीद पाऊंगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही खरीद पाएगा ना। तो स्थितियाँ अब क्योंकि 75 साल से ये दिक्कत आ रही थी, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही थी, अब स्थिति और ख़राब हो जाती जब कभी सूखा आता, यानी बारिश नहीं होती, ओला पड़ता, क्योंकि फ्रांस ठंडा प्रदेश है, ओला पड़ता, या बाढ़ आ जाती, या कीड़ों की वजह से फसल बर्बाद हो जाती, तो इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। तो ऐसी जीविका संकट, आजीविका का संकट प्राचीन समय में आम बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो जीविका संकट क्या होता है? ऐसी चरम स्थिति होती है जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी, यानी थोड़ा सा दाल रोटी भी, वो भी खतरे में पड़ने लगते हैं। उस कंडीशन को कहते हैं जीविका संकट, है ना। तो जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है? ये एक फिगर है कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि खराब फसल, पहले फसल खराब हो गई। अब इसके बाद ये जो ब्लॉक है
ये खाली है, इसमें आपको भरना है। कहाँ से भरना है ये मैं बताता हूँ। ये ब्लॉक खाली है, उसको आपको भरना है। तो ये 2 प्रोसेस होंगी। उसके बाद क्या होगा, अब गरीब गुरबा यानी गरीब लोग पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। फ्रांस की बात अपन कर रहे हैं ना। अब इसके बाद यहाँ नीचे 2 ब्लॉक और हैं। जब गरीब लोग पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों ब्लॉक में भरना है। अब इसमें से एक लेफ्ट साइड वाला जो ब्लॉक है, इसमें से महामारी फैलेगी, ठीक है ना, महामारी फैलेगी। अब इसके बाद ये लाला ब्लॉक यहाँ पर आपको भरना है, महामारी फैलने के बाद क्या कंडीशन होगी, ठीक है ना। अच्छा, ये जो एक इधर वाला ब्लॉक था कि अब गरीब लोग पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे, तो ये ब्लॉक है। इसके बाद ये एरो इधर फिर वापस आ रहा है ना, ये लास्ट वाला ब्लॉक ये है। तो ये पूरा, ये समझ लो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, खाली स्थान भरो। ये आप लोगों को भरना है। इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं। लेफ्ट में खराब फसल, राइट में गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे, बीच में है महामारी, और इसको आपको भरना है, ठीक है ना। इन चीज़ों में से भरना है। ये आप लोगों की बुक में भी है कि खाद्य दंगे यानी भोजन की वजह से दंगे हो रहे हैं। अन्न अभाव यानी अनाज का अभाव हो गया है, खाना पीना नहीं मिल रहा है किसी को भी। सॉरी। मृतकों की संख्या में वृद्धि यानी ज़्यादा लोग मर रहे हैं। और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत, क्योंकि कमी हो रही है, अनाज उत्पादन कम हो रहा है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ती जा रही है। और कमज़ोर शरीर, ये आपको इन खाली जगह पर भरना है। कहाँ पर, ये वाले पोर्शन में, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बढ़ता हुआ मध्य वर्ग। मध्य वर्ग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। 2 तरह के वर्ग आप लोगों को मालूम है, एक उच्च वर्ग हो गया और एक निम्न वर्ग हो गया। उच्च वर्ग जिसमें अपन ने देखा था कि पादरी लोग हैं और कुलीन वर्ग के लोग हैं, ठीक है ना। ये उच्च वर्ग के लोग हैं, इनको टैक्स नहीं देना है। एक होता है निम्न वर्ग। निम्न वर्ग वो होते हैं जो बहुत गरीबी में जीवन यापन करते हैं, मजदूर लेवल के लोग होते हैं, ये निम्न वर्ग है। अब इनके बीच में जो आते हैं उसको हम मध्य वर्ग कहेंगे। जैसे अपन ये जो कैटेगरी बताई थी, इसमें मध्य वर्ग की अगर बात करें तो ये जो यहाँ पर बड़े व्यवसायी, व्यापारी, कर्मचारी, वकील, ये इन सबको हम मध्य वर्ग में मान सकते हैं। तो बड़े व्यवसायी एक दिन में तो नहीं बने, व्यापारी एक दिन में तो नहीं बने, है ना। तो ये पहले बहुत गरीब थे और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पैसे कुछ आए इनके पास और उन्होंने अपना व्यापार व्यवसाय शुरू किया। तो ये मध्य वर्ग शुरू हुआ, ठीक है ना। तो मध्य वर्ग जब आया तो मध्य वर्ग के आने से फ्रांस की स्थिति में बहुत जबरदस्त तरीके से ड्रेस्टिंग चेंजेस आए, है ना। 18वीं शताब्दी में मध्यम वर्ग का उदय हुआ जो शिक्षित था यानी पढ़ा लिखा था, है ना, और ये मानता था कि समाज में किसी भी समूह को जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। यानी पादरी लड़का है तो उसको पादरी ही नहीं होना चाहिए, अगर सेनापति का लड़का है तो उसको सेना में जाना जरूरी नहीं है, अगर गरीब है तो गरीब ही रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होता है जन्म से विशेषाधिकार, है। इन विचारों को दार्शनिकों, दार्शनिक मतलब जो लोग फिलासफर होते हैं, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके नए नए विचारों को पैदा करते हैं, वो है दार्शनिक। जैसे लॉक, उनका पूरा नाम था जॉन लॉक, और इंग्लिश दार्शनिक थे। और रूसो, ये रूसो, जीन जैक रूसो इनका पूरा नाम था, फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ये 2 इंपॉर्टेंट दार्शनिक थे ना, इनका नाम याद रखना है। इनकी बुक भी आप लोगों को याद रखनी है, आगे अपन पढ़ेंगे। जॉन लॉक और जीन जैक रूसो। अमेरिकी संविधान और व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी। व्यक्तिगत अधिकार का मतलब होता है मौलिक अधिकार, है ना। व्यक्तिगत अधिकार मतलब मौलिक अधिकार। फ्रांस के राजनीतिक सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। यानी अमेरिका में सबसे पहले तो संविधान बना, संविधान जिसके अनुसार उनका शासन चलना है, और वहाँ पर मौलिक अधिकार दिए गए लोगों को। जैसे भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं, वैसे ही वहाँ पर सबसे पहले मौलिक अधिकार दिए गए। तो इसको देखकर भी इनको और ज़्यादा दिमाग आया कि हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। तो इन विचारों पर सैलून, सैलून मतलब जहाँ पर कटिंग करवाने जाते हैं, वहाँ पर उस फ्रांस में भीड़ भाड़ रहा करती थी। और काफ़ी हाउस यानी छोटे मोटे होटल जहाँ पर लोग बैठकर पंचायत करते हैं, अलग टेक्निक के बारे में, नए नए विचारों के बारे में विचार विमर्श होता है ना। तो यहाँ पर गहन चर्चा की गई और किताबों और समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में फैल गई, ठीक है ना। ये भी पढ़े गए थे। तो लगभग 15 मिनट का समय हो रहा है, आज के लिए इतना ही। आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको याद करनी है। बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग का क्या असर हुआ,
ये फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है ये आपको भरना है ना, गूगल में। और फ्रेंच सोसाइटी किन 3 भागों में बटी हुई थी, इसको याद करना है। ठीक, ओके।